हेलो दी। मेरी एक ननद है, मैरिड है। मेरी सास और ससुर ज़्यादा ही प्यार करते हैं। उसका नेचर मेरे साथ कुछ अलग सा होता है। जब घर पर आती है तो मुझसे बात तक नहीं करती। जब किसी मैरिज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ खुद ही आकर बोलती है। कोई अगर मुझसे बात करे या कुछ पूछे तो उसका रिप्लाई खुद करती है। मुझे बोलने नहीं देती। हस्बैंड और मैं कोई बात करें भी तो इंटरफेयर करती है। क्या कह रहे हो? मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। मैं वैसे ही कम बोलती हूँ और वो नहीं बोलने देती। ये बिहेवियर उसका फैमिली फंक्शन में ही होता है, अदरवाइज वो बात ही नहीं करती मुझसे। तो इस तरीके के और भी 20 से ज़्यादा प्रश्न हैं। एपिसोड 35 के क्वेश्चन के जवाब मैं इस बार देने वाली हूँ, तो बने रहिए इन प्रश्नों पे और देखते हैं हमारी बहनों ने क्या क्या प्रश्न पूछे हैं और उनके जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। देखो, इस प्रश्न का सिंपल सा जवाब है, ये इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि आप कम बोलते हो इसलिए आपको इनकम्फर्टेबल लग रहा है। ठीक है, घर में वो नहीं बोलती क्योंकि उसको पता है कि आप भी नहीं बोलते, वो कम बोलती है और उसको किसी के सामने आपको प्रूव नहीं करना है अपने आप को, है ना। तो घर में वो कंफर्टेबल अपना जोन में रहती है, आप अपने जोन में रहती हो। लेकिन जब वो बाहर है, ठीक, तो या तो उसे ऐसा लगता होगा कि कोई आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप पता नहीं क्या कहेंगी, क्योंकि आप कम बोलती हैं इसलिए वो नहीं जज कर पाती होगी कि आप क्या बोलेंगी। तो उसको लगता होगा कि कहीं कुछ भाभी गलत ना बोल दें, तो चलो मैं जवाब दे देती हूँ। अब इसमें कंडीशन दो हो सकती हैं। अगर आपका भी जवाब वही है जो उसने बोला, तो आप बाद में एक डिस्क्लेमर या एक क्लोजर आप दे दो कि हाँ जी दीदी सही कह रही हैं, इतना बोल दो। और अगर आपको कहना है कुछ और उन्होंने कह दिया कुछ और, तो आप जब वो बोल चुके हैं उसके बाद कहो कि दीदी ने कह दिया, वैसे बात ये नहीं थी, ये है। तो ये जो है ना कि मैं वैसे ही कम बोलती हूँ, ये आपकी अपनी जो है, इसको आपको बदलना पड़ेगा अगर आपको अपनी बात रखने का शौक है। लेकिन मैंने जो देखा है, जो कम बोलते हैं ना, उनको दिलचस्पी नहीं होती कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोच रहा है। जो सोच लिया ठीक है, कहना उसका वो होता है कि थोड़ा सा और जोड़ना है अपनी तरफ से, वो भी जोड़ ले, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो कम बोलने वाले होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, है ना, रिजर्व समझिए। मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरे साथ बॉन्डिंग है, मेरे साथ ढेरों बातें कर लेंगे, लेकिन बाहर उनकी हाँ हूँ अच्छा, बहुत ही लिमिटेड शब्दों का यूज़ होता है। तो उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या सोचेगा, या किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को उसका मतलब जानकारी भी हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अगर आप मितभाषी हैं, सच में आपको कम बोलने की आदत है, तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपकी नंदी हैंडल कर रही है, ठीक है, तो आप वहाँ भी कम ही बोलोगे, ठीक है ना। लेकिन बात ये होती है कि कोई घमंडी हमें समझने लगे या कुछ है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी बात बिल्कुल अलग है, आपको राय देनी है, तो फिर उनकी बात ख़त्म होने के बाद दे दिया करो, लेकिन दे दिया करो। और साथ में ये जो घर में कम बोलने वाली बात है ना, थोड़ा सा घर में भी अपनी नंद से, मतलब मुझे जो लग रहा है वो पॉजिटिवली कर रही है, नेगेटिवली नहीं कर रही, लेकिन आपको वाइब वहाँ से आ रही होंगी जो आप फील कर रहे हो। तो उस हिसाब से ये है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखो कि ये है। अगर वो उन्होंने बोल दिया सेम तो ठीक, नहीं बोला तो बाद में आपको क्लियर कर देना है। लेकिन ये हैंडल हो जाएगी सिचुएशन, इतनी बड़ी बात नहीं है। और थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू करो। कम बोलना ना कोई बहुत बढ़िया बात होती नहीं है। आप जितना बात करने में, लोगों को जानने में, उनके साथ रिश्ते बनाने में अवेलेबल रहोगे, उतनी अच्छी रहेगी आपकी लाइफ। बहुत ज़्यादा कम बोलने वाला भी अक्सर मिसअंडरस्टूड किया जाता है, और कोई नुकसान नहीं है, उसको लोग गलत समझते हैं। नेक्स्ट है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे दो बच्चे हैं, 5 ईयर का बेटा है, 6 मंथ की बेटी है। बेबी होने से पहले मैं जॉब करती थी, जॉब छोड़े 5 साल हो गए क्योंकि डिलीवरी के बाद ज्वाइन नहीं कर पाई, क्योंकि इन लॉज साथ नहीं रहते हैं। अब मुझे जॉब करना है। पहले मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर थी, तो अब मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, लेकिन मुझे ज्वाइन करना चाहिए नहीं। सब बोल रहे हैं कि मैनेज नहीं होगा, बेटी के बड़ी होने के बाद टीचिंग करना सही रहेगा। प्लीज़ बताएं, बहुत कन्फ्यूजन है कि मैनेज कैसे होगा, पर मेरा मन है बहुत वापस पुरानी फील्ड में जाने का। प्लीज़ प्लीज़ दी रिप्लाई। तो मेरी भी सलाह आपको यही है कि आप अपने पुराने फील्ड में जाइए। और मैनेज करने का तो ऐसा है कि मैनेज सब हो जाता है। अंतरिक्ष वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो रॉकेट बनाते हैं, वहाँ पर भी महिलाएं काम करती हैं, उनके बच्चे नहीं पल रहे। सिंपल सोच के देखो, बैंक में महिलाएं जॉब कर रही हैं, इतना लंबा टाइम होता है कि वहाँ पे बच्चे नहीं पल रहे। बात यह है कि आपने ब्रेक ले लिया, इसलिए आपको लग रहा है कि दिक्कत होगी, लेकिन जब आप काम करोगे, और दूसरी चीज़ वर्क फ्रॉम होम है, कर लोगे आराम से मैनेज। तो ज़्यादा मत सोचो और जिस फील्ड में आपका मन है वहाँ जाओ, औरों की मत सुनो।
एक्चुअली हमें सलाह देने वालों में से आधे को आइडिया ही नहीं होता कि उनकी अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, और लेकिन दूसरों को सलाह दे देंगे वो। समझ रहे हो? तो इतना मत सोचो, अपने मन में क्लियर रहो और जाओ अपनी जिस फील्ड में जाने का मन है, जो आपको आता है, जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो, उसमें काम करो। हेलो दी, मेरी सिस्टर की शादी अभी हुई है 2 मंथ पहले। वो अपने ससुर से बहुत परेशान है। ससुर हर बात पर टोकता है, बहुत ज़्यादा सफाई रखने को कहता है। एक भी सामान अगर अपनी जगह पर नहीं रखो तो सिस्टर को सुनाता है, तुम सफाई नहीं करती। हर बात पर नज़र रखते हैं, भाई इस टाइम ब्रश करो, इस टाइम नहाओ। हम सामान यहाँ से उठा के कहीं और क्यों रख दिया, सब दिन घर पर ही रहते हैं, बात बात पर टोकते हैं। सास कहती है इनको सफाई पसंद है ज़्यादा, इसलिए बोलते हैं लाइट क्यों ऑफ नहीं की, चप्पल क्यों उल्टी पड़ी है, साबुन इतना क्यों यूज़ किया, 2 बार ब्रश करो। जिनके सास ससुर को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, फिर भी बोलते रहते हैं पूरा दिन, क्या करें। देखो इस पे ना अभी वो सीरीज़ आई है मिसेज, मैंने देखी नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे उसकी स्टोरी सुनाई, उन्होंने देख ली। तो उन्होंने यही बोला कि जैसे आपका आओ बहन बातें करे वाला सीरीज़ चल रहा है ना, उस तरीके की ही एक समझिए पिक्चर आई है। तो कहने का मतलब यही है कि शादी को लेकर मैं डरा नहीं रही लोगों को, लेकिन लड़कियों को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि शादी के बाद लाइफ अपसाइड डाउन होगी होगी, और ढेरों एडजस्टमेंट करनी होंगी आपको भी, साथ में आपके जो ससुराल वाले हैं उनको भी। आप झुक गए, आप तो एडजस्ट कर रहे हो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं कर रहे। प्रॉब्लम शुरू वहीं से होती है, ठीक है ना? तो आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आपको डिसाइड करना आना चाहिए कि मुझे कहाँ झुकना है और कहाँ नहीं झुकना है। तो ये तुर्रेबाजी है ना कि चप्पल उल्टी क्यों पड़ी है, इस टाइम ब्रश करो, इस टाइम नहाओ, ये वो। उस फिल्म में भी यही है, उसकी सास सुनती आ रही थी, उसका परिणाम बहू को भुगतना पड़ा, सेम ट्रीटमेंट बहू को मिला। अब वो बहू एंड में, जो मेरे हस्बैंड ने बताया कि उसने एंड में विद्रोह कर दिया उसने सत्यानाश हर चीज़ का, कि भाई मेरे से हो नहीं रहा, भाड़ में जाओ। लिटरली यही हुआ कि गंदा पानी भर के दे दिया। अभी मैंने देखी नहीं है, जो मुझे बताया उन्होंने। तो उसके बाद जो एंड के सीन में दिखाया है कि हाँ जी, शायद उसने दूसरी शादी कर लिया कुछ और वही लोग ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आखिरी रोटी जल जाती है, ऐसा कुछ इन्होंने मुझे बताया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी आपकी सिस्टर के केस में भी उनकी सास कह रही है इनको सफाई ज़्यादा पसंद है। अरे सफाई जिसे ज़्यादा पसंद है खुद करे, सीधी बात ये होती है। मुझे कैसे जीना है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना? मैं दूसरे पे क्यों थोपूंगी या थोपूंगा? अगर मैं आदमी हूँ तो जो ले रहा है ना उसकी तुगलकी फरमानों को, गलती वहां से शुरू होती है। अब उस मूवी में भी यही है और यहाँ भी यही है। सास कह रही है सफाई पसंद है, ठीक है सफाई पसंद है, आप सफाई कर लो अपनी, अपनी पत्नी को अपने अंडर में किया हुआ है वो कर लें। अब बेटे की बहू भी आप ही चलाओगे? तो ऐसे जब घर में सास ससुर होते हैं ना, तो वही बहुएं फिर ये कहती होती है कि इनसे छुटकारा मिले। अरे जियो और जीने दो। आपको सफाई पसंद है, आप अपनी चप्पल सीधी रखो। आपको 3 बार ब्रश करना है, 2 की जगह 3 बार करो। आप 5 बार नहाओ। आप मंजे हुए बर्तन धो दो, धुले हुए कपड़े फिर से धो दो। कोई बहू रोकने नहीं आएगी कि पापा जी क्या कर रहे हो। लेकिन बहू को क्यों पीस रहे हो उसमें? और अगर वो पीस रहे हैं, अब ये वो तो देखेंगे नहीं वीडियो, वो पिक्चर उन्हें दिखा दो कि ऐसा भी हो सकता है। या तो वो पिक्चर किसी तरीके से उनके पास मीम्स के थ्रू या कुछ पहुंच जाए, उनको एक कहना चाहिए कॉल चाहिए वेकअप की, भाई ऐसा भी हो सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें बिना मतलब की बातें हैं, और इसके चक्कर में आपके डेली की शांति इतनी ख़राब हो जाती है। तो अब आपकी बहन को जो करना है ना, वो ये करना है कि एक्चुअली उसे नहीं करना है, जितना उससे हो पड़े ठीक। अब है ना कि जी वो बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो बोलने दो, बात खत्म। वो बोल रहे हैं, उनका मुंह है, तुम्हारे कान है, तुम मत सुनो। तुम्हारा दिमाग है, तुम मत रिएक्ट करो। तुम्हारी बॉडी है, तुम रिएक्ट मत करो। वो कह रहे हैं 2 बार ब्रश करो, मत करो ब्रश। नहीं मैं तो एक ही बार करती हूँ, मुझे एक ही बार करना है, नहीं हो रहा मेरे से। एक बार अगर हिम्मत करके मना कर देना आदमी, या कह दिया उन्होंने और आपने उन्हें फॉलो नहीं किया, तो 1 बार 2 बार कलेश होगा, माथा पीटेंगे, हो सकता है पति पत्नी में लड़ाइयाँ करवा दें, कुछ भी है। लेकिन अगर आपके बस की नहीं है वो काम आगे कंटिन्यू करना, तो मैं कभी भी सलाह नहीं देती, ना मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ कि जो काम हम करना ही नहीं चाहते, या हमसे मुश्किल से 1 या 2 बार होगा पूरी ज़िंदगी, हम उसको कर ही नहीं सकते, मैं किसी को खुश करने के लिए उसे करने की कभी सलाह नहीं देती, क्योंकि होना तो वो है नहीं। 2 दिन आप टॉर्चर होके कर लोगे, 2 बार कर लोगे, 10 बार कर लोगे, 11वीं बार आपने मना किया, मुंह अगले का फिर भी बनना है, बड़बड़ाएगा वो फिर भी। तो भाई तू पहले दिन बड़बड़ा ले, हमें छोड़। हम पहले दिन ही बुरे ना बन जाएं, जब हमें पता है कि हम नहीं होएगा। एक एक चीज़ ये होती है कि यार ये सही सलाह दे रहा है, ये मैं कर सकती हूँ,
या मुझे कर लेना चाहिए, मेरे बेटर के लिए सही है, या सुबह उठने से देखो मेरी बॉडी में पॉजिटिव चेंज आए, ये बात सही बताई मेरे पापा जी ने। ठीक है जी, हमने कर लिया। लेकिन अगर मुझे पता है मैं रात को 2 बजे सो रही हूँ, अगला कह रहा है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भाई कैसे उठ लूँगी 2 घंटे बाद? तो उस चीज़ को मैं चाहने के लिए, मैं पापा जी खुश हो जाएंगे इसलिए मैं फॉलो कर लूँगी क्या? तो वो नहीं हो पाएगी फॉलो। अब जब फॉलो नहीं हो पाएगी, मैं 2 दिन मान लीजिए अलार्म लगा के उठ गई 2 घंटे की नींद लेके, फिर मैं पूरा दिन परेशान होती घूम रही हूँ, तीसरे दिन चौथे दिन फिर मैं नहीं उठ पाऊंगी, पापा जी का फिर मुंह बन जाएगा। तो पहले दिन ही ये कह दो भाई 2 घंटे की नींद में मैं नहीं उठ सकती, अगर मैं 2 बजे सो रही हूँ तो मैं 7 बजे ही उठ पाऊंगी ना, बात खत्म हो गई। कम से कम 5 घंटा तो आदमी लेगा। तो बात वही है कि इतना किसी के लिए झुको मत कि वो आपकी बात को बिल्कुल ऐसा कर दे कि इसकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। बस जो मैं कह रहा हूँ उसी हिसाब से चलेगी तो घर में शांति रहेगी, और मेरे हिसाब से नहीं चलेगी तो घर में शांति नहीं रहेगी, तो इसके बजाय अशांति हो जाए ताकि आप एटलीस्ट जी सको। नेक्स्ट, मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ बट मैं मैसेज फर्स्ट टाइम कर रही हूँ क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड वैसे तो बहुत बेटर हैं, प्यार भी करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है, और मेरे 2 बच्चे हैं छोटे हैं, वो उन्हें भी बहुत प्यार करते हैं। पर जब बात मेरी आती है, अगर मैं उनके घर के फैमिली मेम्बर्स की कोई भी गलत बात पर विरोध करती हूँ तो मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं कि मैं कलेश करती रहती हूँ, मेरी छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। और अब वो मेरे पास्ट पर भी उल्टा सीधा बोलते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड था, और भी उल्टा सीधा, जबकि उनकी 2 सिस्टर हैं, उनके शादी से पहले भी बहुत अफेयर्स थे। हमें परेशान होकर उनकी शादी करनी पड़ी थी। अगर मैं गुस्से में उनके बारे में बोलने लगती हूँ तो मुझे बोलते हैं यहाँ से भाग जा, धंधा कर ले, यार बना, और भी बहुत कुछ। मैं अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हूँ। मेरी शादी 17 की एज में ही हो गई थी, 25 में मेरे 2 बेबी हैं। मैं सिटी से थी और शादी गाँव में है, पर मैंने एडजस्ट बहुत किया। अब सुनते हैं कि क्या मेरी सास तो एक गिलास पानी भी नहीं लेती, चाहे मैं मर भी जाऊँ। अब मैं क्या करूँ, आप प्लीज़ सजेस्ट करें। देखो, एक तो ना ये शादी से पहले के जो बॉयफ्रेंड का पता चल जाता है ना, और इसको फिर एज अ कोई हमारे कमजोरी यूज करते हैं घर वाले। तो वहां पे हमारे पास जवाब ये होना चाहिए कि शादी से पहले जो था सो था। मेरी गलती तब होती जब तुम्हारे साथ फेरे पड़ने के बाद भी मैं उसके संपर्क में रहती। अब जो हो गया सो हो गया, आपकी बहनों का भी जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं उनको बीच में नहीं ला रही, आप मेरे पास्ट को बीच में मत लाओ। दूसरी चीज़, आपका पास्ट क्या था मैंने तो देखा नहीं, मेरा पता चल गया, इसलिए आप मुझे ताने दे रहे हो। एक बात ये पोलाइट वे में कह के ख़त्म करो कि जो यहाँ है अभी है उसकी बात करो। दूसरी चीज़, आप सीधा ये बोल सकते हो कि मैंने अगर आपके घर वालों की गलत बात को गलत कह दिया तो उसमें मेरे जीवन के पिछले हिस्से को खोल के क्या ही लॉजिक है। मेरे से बात ऐसी किया करो जो समझदारी वाली लगे। ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या है कि घर का काम और ये वो, तो देखो मेरे को जो समझ में आ रहा है सब कुछ स्मूथ चल रहा है। राड़ वहाँ पे होती है जब आप उनके घर वालों के बारे में कुछ बोलती हो। तो पूरी कोशिश करके एक बार अवॉइड करके देख लो कि चाहे स्थिति बने या बिगड़े, उनके घर वालों के बारे में मत बोलो। सास आपकी काम वैसे भी नहीं कर रही, आप अब भी नहीं करवा रहे, जब भी नहीं करेगी। अपना सारा काम करो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जैसे कर रहे हो। कोशिश करो इनका कोई भी मुद्दा हो ससुराल वालों का तो आप उसमें मत बोलो। अगर उनके मतलब सामने के सामने भी कुछ गलत कर रहे हैं ना, आपस में कहीं सिर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का, तुम मत बोलो बीच में, क्योंकि वो लड़ मर के अपने आप एक हो जाते हैं, बहू हमेशा अलग पड़ जाती है। ठीक। तो कई बार ये करके देखो, 2-4 बार जब आप बोलोगी नहीं उनके घर वालों के विरुद्ध तो वो बात गंदी तरीके से मुड़ेगी नहीं, अलग तरीके से। मे भी आपकी लाइफ धीरे धीरे स्मूथ हो जाए, और जब एक टाइम थोड़ा सा बीत जाता है, पति पत्नी में बीच में झगड़ा ना हो, उनकी बॉन्डिंग तब बननी शुरू होती है। तो जो बॉन्डिंग पति की अपने घर वालों से है ना, कि उनकी गलती पे भी वो उनकी साइड ले रहा है, वो बॉन्डिंग एक दिन आपके साथ भी बनेगी कि आपकी गलती होगी तब भी वो कहेंगे कि नहीं कह रही है तो बात होगी। लेकिन उस बॉन्डिंग को बनने का समय दो, पेशेंस कहना चाहिए रखो। अब या तो पति रख ले या पत्नी रख ले, एक को रखना पड़ेगा। तो अगर वो फट फट के बाहर आ रहे हैं, ज्वालामुखी बने हुए हैं कि घर वालों की बुराई करते ही एकदम फट जाते हैं, तो आपको यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा अपने भले के लिए कि पहले एक लेवल तक पहुँचाओ अपने रिश्ते को। बच्चे हो जाने के बाद भी नहीं पहुँचा, नहीं पहुँचा, लेकिन पहले अपना एक लेवल पे इस पे पहुँचाओ रिश्ता, कि एक बॉन्डिंग उस लेवल की बन जाए कि आपका रिश्ता इतना मजबूत हो कि जब आप कुछ कहो तो आपके पति उसको दोनों साइड से सोचे, केवल निगेटिव ना सोचे। तो अभी मुझे लग रहा है वो बॉन्डिंग जो है वो कच्चापन है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़े दिन आपको क्या करना है,
कुछ भी नहीं बोलना अपने ससुराल वालों के खिलाफ, काम अपना पूरा करना है। जितना हो सके अपने हस्बैंड से सिर्फ अपने राजीनामे की बात करनी है, उनके घर वालों से रिलेटेड कोई बात करनी ही नहीं है, अपनी दोनों की बात करो। हमें क्या फील हो रहा है, हमारी लाइफ क्या है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बस। उनके घर वालों को इन्वॉल्व मत करके देखो, कुछ दिन ही करके देखो, फिर देखो। हेलो दी, मेरा सवाल है कि मेरे 2 बेटे हैं, जुड़वा 20 साल के, दोनों बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। एक सीए कर रहा है, दूसरा एमबीए करना चाहता है। दोनों इंटेलिजेंट है। सवाल यह है कि दोनों जब भी घर पर होते हैं तो अपना काम पूरा करने के बाद मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, मेरी हेल्प नहीं करते हैं। मैं थक जाती हूँ। कभी सोचती हूँ कि कोई नहीं, आगे जाकर तो इन्हें बहुत काम करना होगा, इसलिए इन्हें खाली टाइम इंजॉय करने दूँ। वैसे मेरे बच्चों के साथ मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, बस घर फैला कर रखते हैं। देखो, इसमें आपकी प्रायोरिटी है। अगर मैं होती तो भले उन्हें आगे जाके काम करना, उसके लिए तैयार है, एज अ माँ मुझे ही करना है, तो मैं तो उनसे काम करवाती। ठीक है। और जो घर में रह के अपनी माँ को सुख नहीं दे सकता, वो बाद में जाके अपनी पत्नी को सुख नहीं देगा। तो बेटों को घर के काम में इन्वॉल्व करना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसका सुख आपकी बहू को मिलेगा, और चाहे ना चाहे वो इसके लिए दुआ देगी कि हाँ, मेरे पति को मेरी सास ने ऐसा पाला है। ठीक है ना। तो मैं होती तो उनसे काम करवाती कि भाई ठीक है, तुम पढ़ रहे हो या आगे जाके मेहनत करोगे, हम भी तो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हुए आए हैं, इनको ज़्यादा आराम चाहिए। तो बात वही है, मेहनत हम लोगों ने नहीं की या हमारे माँ बाप ने नहीं की, मेहनत करनी है ना, तो उसके लिए तैयार रखो। आपकी तबीयत खराब है, हेल्प नहीं करा रहे, गलत बात है, करवानी चाहिए उनसे हेल्प। आगे, मैम मैं होम ट्यूशन करती हूँ, बट मेरे पड़ोस में कुछ लेडीज़ को इस बात से इतनी प्रॉब्लम है कि जिनके बच्चे मेरे पास आते हैं उन्हें बोलती हैं कि अच्छा नहीं पढ़ाती है, इससे अच्छा दूसरी पढ़ाती है। इसी चक्कर में लोग ट्राई करने के लिए ना मेरे यहाँ से हटा के दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, उनमें 3 पढ़ाने वाली हैं। लेडीज़ सोचती हैं इसका ट्यूशन बंद करा देंगे, क्योंकि मैं उनके चुगली गैंग में शामिल नहीं होना चाहती, इसलिए वो मेरा काम ख़राब कर रही हैं। बच्चे छोटे थे तो मैं स्कूल भी ज्वाइन नहीं कर सकती। प्लीज़ गिव मी सम एडवाइस, जिससे मेरा काम और नाम खराब ना हो, क्योंकि इससे मेरा नाम खराब होता है। देखो, अपनी जो मेहनत और क्वालिटी है ना, उसमें विश्वास रखो। 3 दिन भी अगर बच्चा आपके पास आया है ना, शुरू के दिन स्पेशली उस पर ऐसा जादू करो टीचिंग में, उसे ऐसा सिखाओ कि वो बच्चा ही आपका फैन हो जाए, माँ बाप से खुद जाके कहे कि नहीं, वो वाली मैम जी के पास जाना है। अपने अंदर वो स्किल डेवलप करो, क्योंकि ये कंपटीशन तो देखो हर फील्ड में है, आप इससे बच नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब कोई पॉलिटिक्स करता है तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि बच्चा जब आपके पास आए ना, तो उन दिनों में आप बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब आपका वे ऑफ टीचिंग इतना अच्छा होना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए। तो उसकी मम्मी कहीं भी कहेगी, बच्चा ज़िद यही करेगा कि नहीं, मुझे उन वाली मैम जी के पास जाना है। आगे, मेरा सेकंड क्वेश्चन हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन पर है। जब तक हमारी बेटी नहीं हुई थी तो जी, ये प्रैक्टिकल ही अलग है। हाँ, तो हम बहुत हैप्पी मैरिड कपल थे। बच्ची होने के बाद धीरे धीरे लाइफ में एक अनईजीनेस आ गई है। एज अ कपल हम दोनों अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, बट एज अ कपल हम लोग फ्लैटमेट जैसे हो गए हैं। क्या करूँ, ऐसे तो मेरी पूरी शादी खत्म हो जाएगी। ये और मैं पहले ट्राई करते थे, बट अब तो बात भी बिना लड़े नहीं हो पाती। आप क्या सजेस्ट करते हो इस स्टेज पे? देखो जी, जब बच्चे होते हैं ना, तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। पति पत्नी का रिश्ता सेक्स से ऊपर उठ जाता है, वो माता पिता बन जाते हैं। तो ये एक फेज़ है लाइफ का, इट इज़ नॉर्मल। तो इतने हाइपर मत हो। पहली चीज़ सबसे बड़ी ये ध्यान रखनी है कि ये टेम्परेरी फेज़ है, निकल जाएगा। दूसरा, जब भी मौका मिले तब आप अपनी तरफ से अप्रोच करते रहो, दोनों ही। पूरा ना भी हो पाए सेक्स आपका, लेकिन कम से कम कुछ प्यार भरी बातें, एक आध किस, थोड़ा सा आते जाते गले मिल लिए, इतना तो बनाए रखो। वो भी समझ रहे होंगे कि बच्चे के चक्कर में आप बिजी हो, आपको भी समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो ये ऑब्वियस है, थोड़ा सा प्यार बढ़ जाता है पति पत्नी का, जब बच्चा आ जाता है थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाता है। तो पहले जो वो लव बर्ड्स होते थे ना, चिड़िया चिरैया जैसे, वो चिड़िया चिरोटे जैसे, तो वो नहीं रहते बच्चों के बाद, वो चेंज हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो इमोशनल बॉन्ड है वो बच्चों के बाद और स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको अपने इमोशनल बॉन्ड पे काम करना है, वो ना ढीला होने पाए, वो ना टूटने पाए। धीरे धीरे फिजिकल बॉन्ड भी जैसे पहले था वैसे वापस आ जाएगा। अब ये जो है ना कि फ्लैटमेट्स वाली बात है, तो इट इज़ ओके, इट इज़ ओके, ये टेम्परेरी है, कुछ दिन की बात होती है, सब सही हो जाएगा। और जब हम साथ रहते हैं ना, तो अब एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल से हो जाते हैं, हम अपने अपने कामों में लगे हुए होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम आपस में ही हर टाइम उलझे रहें, बात कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन लगे हुए हैं।
नहीं, कई बार होता है कि वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, इतनी बिजीनेस होती है, तो इट इज़ ओके। खींचो मत इस चीज़ को कि नहीं मुझे अभी ठीक करना है, बस काम डाउन रहो, टाइम दो खुद को भी उनको भी, जो टाइम है आराम से बात करो, कोशिश करो कि कोई बात झगड़े में ना बदले, जब लगे झगड़े में बदलने वाली है अपनी तरफ से बात घुमा के वहीं की वहीं बात ख़त्म कर दो, दैट्स इट। मत बात करो, अगर झगड़े की तरफ जा रही है उसे वहीं का वहीं रोकना सीखो, धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी। ये मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने इसका जवाब दिया था कि इनका फैमिली बिजनेस है, लेकिन इन्होंने बीएड और एमए किया हुआ है कि पीजीटी की तैयारी करूं या फिर बिजनेस में सपोर्ट करूं, कभी लगता है ये करूं, कभी लगता है दूसरा, कभी लगता है दोनों कर लूं। तो देखो आपकी, देखो अगर आपका वो है कि पीजीटी में आपका हो सकता है सिलेक्शन, तो पहले मैं सलाह दूंगी उसकी तैयारी करो, क्योंकि फैमिली बिजनेस आपके बिना भी चल रहा है, आपके साथ भी चलेगा, लेकिन सैलरी आएगी वो बिल्कुल अलग आएगी। तो मैंने पहले भी यही जवाब दिया था, आज भी मेरा यही जवाब है कि पहले पीजीटी की तैयारी कर लो, अगर वहाँ नहीं हुआ तो फैमिली बिजनेस है ही। नेक्स्ट, सुनीता जी मेरी सास जेठानी और ननद तीनों एक हो गए, मेरे हस्बैंड को कारोबार में से निकाल दिया, एक पैसा नहीं दिया, जबकि पूरा कारोबार दोनों भाइयों ने मेरे ससुर के पैसों से बड़ी मेहनत से खड़ा किया था। अब ऊपर टेका साफ करने के लिए मेरे जेठ ने मेरी नंद को 3 लाख दिए हैं। दुख पैसों का नहीं है, पर पूरे खानदान में मुझे और मेरे हस्बैंड को बुरा बताते हैं और किसी को हमसे मिलने नहीं दे रहे। ये सब मच हम न 19 साल से सह रहे हैं, अब तक चुकी हूँ, क्या करूँ प्लीज़ बताइए। आपने जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा है, आई विश आपको तरक्की मिले। देखो 19 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, अगर मेरे बारे में लोग बुराइयाँ कर रहे हैं लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, तो कुछ दिन बाद असलियत सामने आ जाती है। ठीक है, अब जो आपके साथ ये हुआ, ये भी धोखा बहुत जगह जॉइंट फैमिली में होता है। उस टाइम पे मेरी सलाह यही होती है कि जितना धोखा उठा लिया उठा लिया, अब कान को हाथ लगा के दोबारा से ये है कि तौबा करो उन पे विश्वास करने से, लेकिन दोबारा से हिम्मत जोड़ो और जहाँ हो वहाँ से दोबारा आप देखो कि कहाँ से अब क्या हो सकता है। ठीक है ना, जो चला गया, जो छिन गया, जो छीन लिया गया, अगर हम उसका दुख मनाते रहेंगे तो हम आगे नहीं जुड़ पाएंगे। फैक्ट ये है कि लोग 50 क्या 60-60 साल की उम्र के बाद भी स्टार्टअप करते हैं, खड़े होते हैं, अच्छा बिजनेस बनाते हैं। मेरे पापा ने खुद किया था, बहुत एज के बाद उन्होंने अपनी दुकान वो जोड़ पाए थे बुढ़ापे में आके। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी देर हो गई है, जब जागो तभी सवेरा है। बाकी फैमिली में जब ऐसा दुख मिलता है तो देखो थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन 19 साल बहुत होते हैं। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि उनको छोड़ो, जो हो गया, और अपना नए सिरे से आप क्या कर सकते हो वो करो, और देखना ऊपर वाला साथ देगा। उनसे ज़्यादा हमेशा हमेशा उस बंदे के पास ज़्यादा हो जाता है जो वहाँ का मिला हुआ छोड़ के अपने दम पे दोबारा खड़ा होता है ना। माँ बाप को अपना भगवान मान लेता है, लेकिन अब वहाँ से धोखा मिल गया तो वो अब उल्टा करता है, भगवान को अपना माँ बाप बनाता है, और तब वहाँ से उसको हमेशा उन भाइयों से ज़्यादा मिलता है जो अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को हथियाने के चक्कर में रहते हैं। या आप कहीं भी उठा के देख लो एग्जाम्पल। तो आप जहाँ हो वहाँ से शुरू करो, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, और जितना खो के आए हो ना उससे डबल हो जाएगा, देखना। देवर भाभी के अफेयर के ऊपर थोड़ा लंबा वीडियो बनाओ दी प्लीज़, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए फिर भी भाभी का आना जाना रहता है। देखो यहाँ पे तमीज़ छोड़ो और अच्छे तरीके से क्लास लगाओ उस भाभी की जो अपने पति को छोड़ के अपने देवर पे डोर डाल रही है या उससे रिलेशन रख रही है। ऐसे आदमी के सामने तमीज़ के दायरे में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग बदतमीज़ी से बाज आते हैं। अपनी तमीज़ को एक किनारे रखो और उसे करो जलील बढ़िया तरीके से। जिसको औरत को यही शर्म नहीं आ रही कि किसी के पति के ऊपर वो हाथ डाल रही है, और वो भी अपने देवर में, मतलब शर्म ही नहीं है बिल्कुल। ऐसे लोग इज्जत के पात्र नहीं होते, उनकी आप काहे को इज्जत कर रहे हो। और अगर ऐसे के पीछे आपका पति पागल हुआ पड़ा है, उसे यही नहीं दिख रहा कि मेरे घर में मेरी ब्याहता पत्नी है और मैं भाभी के पीछे पड़ा हूँ, तो फिर ऐसा पति किस काम का है। तो एक तरफ हो जाओ भैया इसमें, तो या तो उसकी क्लास लगा के उसे दफ़ा करो, और अगर इतना ही लव बर्ड्स हैं, इतना ही तुम्हारा अफेयर है, इतना ही जन्म जन्म का नाता हो रखा है कि गलती से देवर भाभी बन गए, तुम पिछले जन्म के प्रेमी हो, तो फिर तुम दोनों साथ रह लो, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ। सीधी बात होती है इसमें। एडजस्टमेंट बीच का रास्ता यहाँ कुछ नहीं होता, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। अगर पति किसी और के साथ लगा हुआ है तो उसको डिसीजन लेना पड़ेगा भाई, या तो वो या तो मैं। ये चीज़ें शेयर करने की होती नहीं। तो जब आदमी अपनी मर्यादा लांघ रहा है तो वो अपनी इज्जत उतारने की हमें परमिशन दे रहा है, फिर हम उसकी इज्जत करने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। उसे हम तमीज़ में कह सकते हैं कि चुन लो,
या तो मैं या तो वो, एक तरफ हो जाओ। ऐसे नहीं होता कि घर में बीवी है और तुम मुंह मार रहे हो कहीं और जाके। नेक्स्ट है मैम, मेरा सवाल यह है कि मेरे हस्बैंड हर काम अपनी सिस्टर की सुनते हैं, सब काम उनसे ही पूछ कर करते हैं। उसकी शादी हो रखी है इसलिए अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। सास भी उसी की सुनती है, पूरे घर में उसी की चलती है, मेरी कोई वैल्यू नहीं। तो भैया उसने अभी पैर जमाए हुए हैं अपने, पहले थोड़ा टाइम लगेगा आपको अपनी वैल्यू बनाने में। और पता नहीं आपकी शादी को कितना टाइम हुआ कितना नहीं, लेकिन इसमें पहले भी एक बार ये सवाल आया था। तो मेरा मानना ये होता है, देखो मान लो कोई सलाह आपके पति ने ली, आपकी बहन नंद से पूछ के ली, आपकी नंद ने जो सलाह दी उसमें आपके पति का नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है, उसको जेन्युइन सही सलाह दे रही है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही चीज़ अपने अगर भाई से पूछ रहा है, माँ से पूछ रहा है, बाप से पूछ रहा है, लेकिन मेरे पति का नुकसान नहीं हो रहा, वो उसको जेन्युइनली अच्छी सलाह दे रहे हैं, तब तक है ठीक। लेकिन अगर उनकी सलाह के चक्कर में हो गया नुकसान, तब मेरे पास एक पॉइंट हो जाएगा कि भाई नहीं सुनो, वो गलत भी सलाह दे देते हैं, नुकसान हो जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उनकी सुन रहे हैं, मेरी नहीं सुन रहे। इसमें मेरा हमेशा मानना ये होता है कि अगर उनकी सलाह से काम कर रहे हैं, सही हो रहा है, आपके पति का भला ही हो रहा है ना, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। ईगो इसमें बीच में मत लाओ कि उनकी क्यों सुन रहा है, मेरी क्यों नहीं सुन रहे। मान लो किसी फंड में पैसे लगाने हैं, किसी स्टॉक में पैसे लगाने हैं, किसी बिजनेस में पैसे लगाने हैं, आपको भी लग रहा है फायदा है, नंद ने भी कह दिया फायदा है, लेकिन आपसे नहीं पूछा, नंद से पूछा, उसने कहा लगा ले, उसने लगा लिए, आपके पैसे बन गए। क्या दिक्कत है। दिक्कत तब है जब आपको पता हो वहां जाके नुकसान होगा, आपकी नंद ने कह दिया वहां चला जा, पैसे लगा दे, तेरा फायदा हो जाएगा, और पति चला गया, फिर आपका नुकसान हो गया। तब आप जब कहोगे ना कि मैंने बोला था आपको नुकसान हो जाएगा लेकिन आपने दीदी की बात सुनी, तब वो जागेंगे कि हाँ कह तो सही रही है। लेकिन जब तक आपके पति का नुकसान नहीं हो रहा, चीज़ें ठीक चल रही हैं, तब तक चलने दो। ईगो इसमें बीच में मत लाओ। भाई वो उसका परिवार है, आपके आने से पहले उनका रिश्ता है, तो अगर वो उनके साथ सलाह मशविरा करके चल रहा है, इट इज़ ओके। आपको जो ये लग रहा है ना मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये उस दिन समझो कि आपकी नंद और सास जा रही हो पूरब, या आपकी नंद जा रही हो पूरब, आपको जाना है पश्चिम, और वो चले गए पूरब क्योंकि मेरी बहन ने कहा। तब आपको लगेगा कि अरे नहीं, लेकिन आपको ज़रूरत क्या है, अगर वो भी पूरब कह रहे हैं तो आप भी पूरब ही चले जाओ। अगर आपको दिख रहा है पूरब जाने में कोई नुकसान नहीं है, तो घर की शांति बनी रहेगी। कहने का मतलब क्या है, आपके पति और आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग करो पहले। जो अभी पहले आया था ना कि बॉन्डिंग उस लेवल की करो जो आपके पति की अपनी फैमिली वालों के साथ है। तो जब आप भी उनकी लाइफ में उतनी शामिल हो जाओगी इमोशनली, दिमाग से भी, तब वो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक बन जाएगी। और किसी की नज़र में नहीं बनानी, सिर्फ आपको अपने पति की नज़र में बनानी है। वो आपको समझ ले कि हाँ मेरी पत्नी कह रही है तो कुछ बात होगी। बाकी सास ननद जेठानी ससुर, इनकी नज़र में तो भूल जाओ कि आपकी कभी भी कोई वैल्यू होगी, किसी की नहीं होती तो आपकी भी नहीं होगी। लिपस्टिक की शेड का नाम बताओ, मैंने आज भी वही लगाई हुई है। ये है मामा अर्थ की ट्यूलिप मजेंटा। इसका मैं टैग कर दूंगी, प्रोडक्ट अगर आ रहा होगा ऑप्शन, यही तो इसका बाइंग लिंक मैं दे दूंगी, तो आप ले सकते हो इसको आराम से। मामा अर्थ की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी इस लिंक से, या फिर आपको वहाँ से क्या है नायका, यहाँ से मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट पे भी है। लेकिन ये मामा अर्थ की ट्यूलिप मजेंटा है, क्रीमी मैट है, तो ये सुखाती नहीं है होठों को, ठीक ठाक रखती है, तो ये सभी को बहुत पसंद आ रहा है और मुझे भी। नेक्स्ट, दीदी प्लीज़ रिप्लाई करें, मेरे हस्बैंड जॉब में है, हर 3 ईयर में ट्रांसफ़र हो जाता है, मैंने बीएड किया है, सीटेट भी क्वालिफाई किया, आप सब लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर लो, बट मैं सोचती हूँ कि एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाएगा तो क्या करूँगी, अर्निंग तो कर लूँगी बट हस्बैंड से अलग रहना पड़ेगा सारी लाइफ। अभी भले जॉब में नहीं हूँ बट साथ तो रह रही हूँ, प्राइवेट स्कूल में 10-12 ही पे करते हैं, समझ नहीं आता क्या करूँ, हस्बैंड के साथ रहूँ या गवर्नमेंट जॉब करूँ। जहाँ भाग फाइनेंशियल कंडीशन की है वो बहुत ठीक ठाक है, हस्बैंड के ही ऊपर उनके पेरेंट्स की, सिस्टर की शादी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मेरा एक बेटा भी है। क्या जॉब के लिए पैसों के लिए हस्बैंड से अलग रहना सही रहेगा। ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से समस्या है, वो जॉब भी चेंज नहीं कर सकते, प्लीज़ रिप्लाई, बहुत कन्फ्यूजन है। देखो अगर पैसे ठीक हैं और आपकी 10-12 हज़ार की नौकरी करने में उनकी शान कम नहीं हो रही तो कर लो, मत करो गवर्नमेंट जॉब, बहुत लोग लगी लगाई भी छोड़ देते हैं। मुद्दा तो पैसे का ही है ना कि भाई सैलरी चाहिए तो करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली अगर आपको बिना कमाए आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी खासी चल रही है तो आराम से अपना प्राइवेट में कर लो, 10-12 हज़ार मत करो। अगर फाइनेंशियली सब स्टेबल है तो मत करो, फिर साथ रहो, वो ज़्यादा अच्छा है।
जो सूट आप पहनी है उसका लिंक दीजिएगा प्लीज़। तो उसमें मैंने पहना होगा सूट, मैं दे देती हूँ अक्सर। या फिर लिव लाइफ इजी वाले व्लॉग चैनल पे जुड़ जाओ, वहाँ पे सारे लिंक्स वगैरह मिलते रहते हैं, सब जो भी पहनती हूँ, है ना। बाकी इसमें मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कौन सा पहना था, तो मैं उसका लिंक नहीं दे पाऊँगी। नेक्स्ट, अलग होने के बाद ये अलग है। देखो, मैं 20 की हूँ, मेरी शादी को 1 साल हो गया। अब मेरे पति और मैं अकेले रहते हैं, सास ससुर अलग रहते हैं, काम करते हैं, कभी कभी आते हैं, खाना पानी भिजवाते हैं। अब मैं अपने को का मिल नहीं रही, अपने को का मिल नहीं रहा कहीं भी, और सास ननद खुश नहीं रहती मेरे से। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आया। अपने को का मिल नहीं रहा मतलब क्या? काम नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा, मैं नहीं समझ पा रही इसको। बाकी ये सास ननद खुश नहीं रहती मेरे से, मैं क्या करूँ। तो बहन किसी की भी खुश नहीं रहती, आप ही क्या कर लोगी। जितना आपके हो पाए शरीर से उतनी अपनी जिम्मेदारियां निभा लो। खुश तो किसी की भी नहीं होती, तो आप ही कैसे कर लोगी उन्हें खुश। चलो जी, हाय दी, प्लीज़ शेयर। अगर कोई मेड नहीं मिल रही तो घर का काम कैसे मैनेज करें विद लिटिल किड्स। बच्चों के साथ घर का काम मैनेज करने में आप मान के चलो, आपकी लाइफ का इस टाइम मेन टास्क है बच्चे। जो उनको पालने के बाद टाइम बच जाए, उसमें जो मेरा कहती हूँ ना मैं सर्वाइवल मोड, उस काम को करो। खाना बन जाए, सिंपल खाना, एक सब्जी एक रोटी, तीनों टाइम ना बने, 2 टाइम बना लो, एक टाइम बिना बनाए उसका लेफ्ट ओवर से काम चला लो। अगर अकेले रहते हो वो भी नहीं चलता, वरना इन लॉज के साथ। लेकिन 3 टाइम सिंपल खाना बना लो। सफाई ठीक ठाक रखो, ऐसा ना हो कि घर में बिल्कुल ही भूत बंगला बन जाए। लेकिन हर चीज़ रगड़ रगड़ के साफ करनी है, उस प्रेशर में फ़िलहाल मत आओ, ठीक है ना। बाकी कपड़े धुले हुए मिल जाएं, ये 3 काम हैं। और उनको आप तब करो, जैसे कोई लोग कहते हैं ना शाम को कपड़े नहीं धोने चाहिए, रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मैं मान रही हूँ कि वो पुराने लोगों का कहना है, कुछ लॉजिक भी है किसी किसी चीज़ में। लेकिन जब काम है और टाइम हमारा उल्टा सीधा ही मिल रहा है, तो भैया जब टाइम मिले, जब बच्चे से होश मिले तब कर लो। ये 2-3 साल की बात होती है, फिर बच्चा थोड़ा सा समझ जाएगा, आपके काम समझ जाएंगे। कुल मिला के घर हमने अपने रहने के लिए बनाया है, हमने जन्म इसलिए नहीं लिया था कि घर को मैनेज ही करते रहें। तो अभी आपके मेन काम है बच्चों को संभालना, उन्हें संभालो, ट्राई करते रहो कि सारी चीज़ें हो जाएं। लेकिन ऑब्वियसली नियम कायदों में बंध के नहीं हो पाएंगी, थोड़ा सा आगे पीछे काम का हो ही जाएगा, थोड़ा सा क्वालिटी में ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 साल बाद फिर अपना घर रगड़ रगड़ के चमका लेना, सारी चीज़ें अपडेट कर लेना। चलो आगे रहते हैं। दी, मेरी सासू माँ के भी 2 चेहरे हैं। मेरे पति के सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ, ना घर में मेड लगाने देती हैं, हस्बैंड को मेरे हाथ का खाना नहीं खाने देती, और वो मुझसे लड़ते हैं, तो किसी काम की नहीं, पैसे भी नहीं देते। जॉब करती हूँ, वहाँ भी स्टाफ सही नहीं है। मैंने अपनी किचन ऊपर अलग की, बहुत लड़ाई हुई, बहुत परेशानी हुई से, अब वो बिल्कुल नहीं, मुझसे बात कोई मतलब नहीं रखते। सिर्फ पब्लिकली कहीं जाना हो तो बस मेरे पेरेंट्स कुछ देने जाएं वो सब रख लेते हैं। एक बेटा है, उसको भी मेरे खिलाफ कर दिया है। अब फादर इन लॉ गुजर गए हैं, मेरे पीछे पड़ी हैं, एक किचन कर, नहीं तो दोनों हस्बैंड बेटा को खाने नहीं भेजूंगी। मेरे हाथ का खाना नहीं खाते, सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन धुलवाती हैं। तो खाना कौन बनाता है? आपकी सासू माँ। अगर बनाती हैं तो ठीक है, वो खाना बना लें, आप झाड़ू पोछा बर्तन कर लो। आपका तो काम कम हो रहा है, 3 टाइम खाना बनाने का बनाए। और जब पति कहें कि तू किसी काम की नहीं है, तो कहता जी मम्मी ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, उनको लगता है वही बनाती हैं, मैं खड़ी हुई हो जाऊँ तो बनाने नहीं देती। उनके सामने खड़े होकर बनाओ, अगर पॉसिबल हो पाए तो अपने आप मना करेंगी। नहीं तो जब उनके पति, मान लीजिए आपके पति सामने हैं और आप बना रही हैं, तब वो कुछ नहीं कह रही मीठा बनने के चक्कर में, तो बन जाएगा खाना। नहीं तो नहीं बनाए हैं, बना तो रही हैं। मुसीबत है आपकी, 2 रोटी नहीं बनाएंगी, अपनी सेक लो। इट इज़ ओके, चिल मारो, बनाने दो उन्हें खुद। झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हो, करते रहो। कब तक? खुद सोच के देखो, ये चीज़ कब तक चलेगी। तो ये बचकानी हरकत है जो आपकी सास कर रही हैं, आप उनके साथ बचकाने मत बनो। बना लेने दो खाना, मेरे हाथ का नहीं खाओ, कोई बात नहीं, मैं झाड़ू पोछा बर्तन कर लूँगी। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड की 3 जनवरी को डेथ हो गई। वो 32 ईयर की है। मैंने अपने पति के साथ महाराष्ट्र में बाहर रहती हूँ, उनके पास ऐसे टाइम पर जा नहीं पा रही हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से इधर मेरा बुरा हाल हो रहा है, रो रो कर मेरे दिमाग से वो बातें जा ही नहीं रही, मैं क्या करूँ। देखो, ये चीज़ें वही हैं, किसी के साथ अपने के हो जाता है तो लगता तो है ही थोड़ा सा बुरा, लेकिन ये मान के चलो कि उनके साथ हुआ है, ज़रूरी नहीं है। मतलब ये ऑब्वियस है, लगता है, और ख़ास करके अपनी बहन या
किसी बिल्कुल अपने के साथ हो जाए तो लगता है। तो आप देखो, एक तो इस टाइम पे देखो ये है कि मतलब आप उनके पास जा नहीं पा रही ना, अपने बच्चों के एग्जाम की वजह से अपनी बहन से मिलने नहीं जा पा रही, ये थोड़ा सा वो है। क्योंकि देखो, अगर आप इतने परेशान हो रहे हो, बच्चों के एग्जाम का क्या है, मतलब कौन सी क्लास में होंगे, अगर एक आध साल बिगड़ भी गया एक एग्जाम, ये चीज़ बड़ी है। तो आप इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हो क्योंकि आप जा नहीं पा रहे। अगर आप जा पाते, मिल लेते, अपनी बहन के साथ थोड़ा सा टाइम बिता लेती, तो आपको सही लगता। तो यहाँ पे डिसीजन ना आपको ही लेना पड़ेगा कि बच्चों का एग्जाम में छोड़ सकती हूँ, मेरी बहन के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तो आप चले जाओ वहाँ पे, वो ज़्यादा आपको सही लगेगा। और पेपर का यही है, अगर बोर्ड वोर्ड नहीं है तो चले ही जाओ, बोर्ड है तो फ़ोन पे डेली बात करो अपनी बहन से, उसे शांत बना दो, और जब इनके पेपर ख़त्म हो जाएं उसके तुरंत बाद निकल के मिल के आओ, तो आपको ठीक लगेगा और आपकी बहन को भी। एक ये क्वेश्चन है, हेलो दी, मेरे हस्बैंड 4-5 लाख का पर्सनल लोन लिए हैं, उनकी सैलरी 22,000 है, हमारे 2 छोटे बच्चे भी हैं, इनके फैमिली वाले भी इनका साथ नहीं दे रहे। एक तो ये गुटखा बहुत खाते हैं और अब कभी कभी पीने भी लगे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हम रेंट के घर में रहते हैं, इन सब बातों को मैं अपने मैके में भी नहीं बताना चाहती। मेरे पेरेंट्स बूढ़े हैं, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ऐसे टाइम से बाहर कैसे निकले, प्लीज़ हेल्प मी। देखो, जब फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है ना, उससे निकलने के 2 ही तरीके होते हैं जो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। पहला संयम, दूसरा मेहनत। यानी कि अर्निंग हमें बढ़ानी पड़ेगी, जैसे भी हम बढ़ा सकते हो। साथ ही जितने भी खर्चे हम जहाँ से भी रोक सकते हैं वो हमें रोकने पड़ेंगे। और इन दोनों में से अगर आप एक भी चीज़ में चूक गए, खर्चा आपका कम नहीं हुआ या फिर आप मेहनत अपनी बढ़ा नहीं पाए, जितनी अर्निंग चल रही है उतनी चल रही है, फिर उस चक्कर से आप बाहर नहीं निकल पाओगे, ये तय है। तो जो आपकी कंडीशन है, गुटखा खाता है, ये है वो है, यानी कि उनकी खुद की विल पावर कम हो रही है, उस चीज़ में तो देखो मैं जा नहीं रही, क्योंकि किसी के कहने से पति छोड़ते नहीं, ये मैंने देखा है। ठीक है ना, आप कितना भी पत्नी कलेश कर ले, कोई भी बुरी आदत हो, शराब की हो, सिगरेट की हो, गुटखे की हो, वो नहीं छोड़ते। ठीक, तो उस चीज़ में तो जाओ मत। एक तो आप जॉब करो, जो मिल सकती है, जैसे भी पैसे कमा सकते हो, आपको जॉब जरूर करनी चाहिए ताकि आपके फाइनेंशियल कंडीशन बढ़े। साथ ही अपने खर्चों में जहाँ से, अगर ये मत सोचो 50 रुपये से क्या होएगा, 50 रुपये भी अगर कहीं से बच सकते हैं ना, तो उन्हें बचा लो। धीरे धीरे करके ही इस चीज़ से आप निकल पाओगे। एकदम से कोई जादू की छड़ी नहीं है, ना कोई रिश्तेदार देने आएगा, देगा भी तो उसको भी चुकाने का हिसाब देखना। तो बेस्ट तरीका यही होता है फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का, कि जो काम अभी तक नहीं किया ना पैसे कमाने के लिए, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कि भाई कैसे भी करके पैसे कमाने हैं, अर्निंग बढ़ानी है। और हर जगह से खर्चा रोक के पहले सबसे बड़ी प्रायोरिटी कि उस कर्जे को हमें चुकाना है, उसके बाद जो हमारे पैसे बच रहे हैं उस किस्त को देने के बाद उसमें अपना घर खर्च हमें समेटना है। तो ये सारा विल पावर का खेल है। जो कर लेते हैं वो निकल जाते हैं, और जो नहीं करते वो ऐसे लूप में फंसते हैं कि कई बार पार ही नहीं हो पाते, जिंदगियां ही खत्म हो जाती हैं, कर्ज नहीं उतरते। तो आपको ज़रूरत है चेतने की, और निकलो बाहर घर से, जॉब पकड़ो, पैसे कमाओ, तब अपना कर्जा उतारो। तो ये थे एपिसोड 35 के क्वेश्चंस के जवाब। अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ब्लॉगिंग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो वहाँ जुड़ जाना, और शॉपिंग के शौकीन हो तो जस्टिफाई योर ब्लेसिंग पे सुनीता वाला चैनल है शॉपिंग के लिए, वहाँ पर जुड़ जाना। और इसके साथ ही आ जाओ इंस्टाग्राम पर, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो वगैरह भेजने का या फिर कनेक्ट करने का और भी ज़रिए हैं। तो इंस्टाग्राम पर भी मैं आपका वेट कर रही हूँ। एक टारगेट सेट किया था कि वहाँ तक फॉलोवर हो जाएंगे तब मैं आपके लिए एक खबर लाऊंगी, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे। तो पहले आप वहाँ आ जाओ, वो टारगेट पूरा हो जाए, तब मैं बताती हूँ आपको कि गुड न्यूज़ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दैट्स ऑल। मिलती हूँ आपसे एपिसोड 36 के सवालों को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।